नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज ना मुझे आपके साथ एक बहुत मज़ेदार चीज़ शेयर करनी है। मतलब एटलीस्ट मेरे को बहुत मज़ेदार लगती है। तो याद है हम लोग ने कुछ टाइम पहले एक कहानी सुनी थी, क्रिएशन ऑफ अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी की रचना कैसे हुई उसके बारे में, है ना। और हमने देखा था कि कैसे बहुत सारे बदलाव के बाद फाइनली हमारी पृथ्वी पर दो चीज़ मौजूद थी, एक तो पहाड़ और दूसरा पानी, है ना, समुंदर। ऑफ कोर्स चारों तरफ हवा भी थी, पर पृथ्वी के ऊपर अगर हम देखें तो पहाड़ और पानी, या ज़मीन और पानी, लैंड एंड वाटर, ये दो चीज़ें थी, है ना। और अभी भी वही हैं, लैंड एंड वाटर। और ये भी आपको पता है कि लैंड जो है, पूरी जो ज़मीन है हमारी पृथ्वी पर, उसको हम 7 कॉन्टिनेंट्स के रूप में देखते हैं, है ना। तो अगर जैसे ये हमारा वर्ल्ड मैप है जो हमने कई बार देखा है, तो इसमें हम 7 कॉन्टिनेंट्स देखते हैं। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से नहीं दिख रहा है मगर वहाँ, और ये एकदम नीचे अंटार्कटिका रहता है, इसमें नहीं दिख रहा है मगर हमने देखा है वर्ल्ड मैप में, है ना। तो इस तरह से 7 कॉन्टिनेंट्स हम मानते हैं। पूरी जो ज़मीन है उसको हम इस रूप में देखते हैं। तो सोचने की बात फिर ये हो जाती है कि ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हम अब इस वक्त देख रहे हैं, ये क्या हमेशा से ऐसे ही थे? यानी हमेशा से क्या साउथ अमेरिका इधर ही था, ऑस्ट्रेलिया इधर ही था, कि कभी ऐसा भी था कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ कहीं था, अफ्रीका कहीं और था, अंटार्कटिका कहीं और था? हाँ, तो ये बातें लोगों के दिमाग में पहले भी आती थी, और जब ये बातें उनके दिमाग में आती थी तो वो वर्ल्ड मैप को बहुत ध्यान से देखा करते रहे होंगे, समझते होंगे, सोचते रहे होंगे कि ये हमेशा ही ऐसे था, क्या अफ्रीका यूँ बीच में था कि कभी कहीं साइड में था। और कई बार ऐसे सोचते सोचते उन लोगों को कुछ एक इसमें बहुत कमाल की चीज़ नज़र आती होगी वर्ल्ड मैप में। पता है क्या? उन्हें ये दिखने लगता होगा कि एक्चुअली ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ना, ये मान लो एक जिगसॉ पज़ल के पीसेस जैसे हैं, और जो एक के अंदर एक फिट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये देखो, ये साउथ अमेरिका है, ये हिस्सा, ये ब्राज़ील देश का हिस्सा है एक्चुअली। ये पूरा यहाँ पे फिट होता हुआ नहीं दिख रहा, हो सकता है ना, जिग्सॉ पीस में कैसे चीज़ें साथ में आके एक बड़ा बनाती हैं। तो लोग ऐसे जब इसको वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखते थे तो ऐसे बहुत बार उन्हें लगता था कि अरे ये दो जुड़ सकते हैं, शायद ये यहाँ फिट हो सके, या ये वाली भी टेढ़ा कर दो तो शायद यहाँ फिट हो जाए। तो ऐसे ऐसे विचार लोगों के मन में आते थे। लोग मतलब कौन? आम लोग जैसे आप और मैं, एंड ऑल्सो साइंटिस्ट, वो लोग भी यही सोचते थे कभी कभी कि ये सही था हमेशा अपना वर्ल्ड ये मैप, या पहले कॉन्टिनेंट्स कहीं और किसी और पोजीशन में रहते थे। तो ये जब बात उन्हें नज़र आई कि अरे ये तो जिग्सॉ पीस की तरह हमारे कॉन्टिनेंट्स एक के अंदर एक जुड़ सकते हैं, तो कुछ लोगों ने सोचा हाँ बड़ी मज़ेदार बात है, एक कोइंसिडेंस, एक इत्तेफाक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसके पीछे और कोई सोचने की बात नहीं है, ऐसा है। पर कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिनको लगा कि नहीं, ये इतनी भी सीधी बात नहीं है। ऐसा आखिर क्यों है कि हमारे कॉन्टिनेंट्स एक के अंदर एक जुड़ पा रहे हैं, ऐसे हमें लग रहा है? इसके पीछे कोई रहस्य भी तो हो सकता है, ऐसे ही कैसे हो गया ये बात? तो जो लोग ऐसा सोचते थे, जिन्हें लगता था कि नहीं इसके पीछे कोई और बात हो सकती है, उनमें से एक साइंटिस्ट थे ये, जिनका नाम है एल्फ्रेड वेगनर। ये जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है। और देखिए इनकी बर्थ डेट लिखिए, 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1930 में इनकी डेथ हुई, ठीक है। सो ये जो थे बहुत ही कमाल के साइंटिस्ट थे, और जब ये बात इनके मन में, इनके सामने आई, इनके मन में आई कि ऐसा क्यों है कि हमारे कॉन्टिनेंट्स एक जिग्सॉ पज़ल की तरह महसूस हो रहे हैं और वो एक के अंदर एक फिट हो सकते हैं, ऐसा क्यों है? एक अच्छे साइंटिस्ट होने के नाते जब से उनके मन में ये प्रश्न आया, बस फिर वो गया नहीं, वो उनको बेचैन करने लगा, और उसके पीछे के जो कारण है उसको ढूंढने के लिए उनको एकदम मतलब वो एंथुजियास्टिकली अपनी रिसर्च करनी उन्होंने शुरू की। फिर जैसे जैसे वो इस बारे में सोच रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उनको एक विश्वास सा होने लगा कि नहीं, ये कोई इत्तेफाक या कोई कोइंसिडेंस नहीं है, एक्चुअली में कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं।
द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग, मतलब पहले भी कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं, ऐसे वो सोचते थे। तो उनका कहना ये था, उनकी सोच ये थी कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स पहले इकट्ठा थे, और फिर समय के साथ साथ बहुत धीरे धीरे सही, मगर वो एक दूसरे से अलग होने लगे, ऐसी उनकी सोच बनने लगी। तो उन्होंने मतलब एक इस तरह का ऐसे एक नक्शा सा भी बनाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने सारे कॉन्टिनेंट्स को एक साथ कैसे वो फिट हो सकते थे उस तरह का बनाने की कोशिश की। और उन्होंने ये जो कंबाइंड लैंड मास बनता है ना, जो सारे कॉन्टिनेंट्स को मिला के जो ज़मीन, उसको उन्होंने एक नाम दिया पैंजिया। देखो ये शब्द शायद आपने कहीं पे सुना होगा या पे कहीं पे पढ़ा होगा। तो ये शब्द अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। उन्होंने पहली बार इस शब्द को निकाला था कि ज़रूर एक टाइम रहा होगा हमारी पृथ्वी पर जब ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक्चुअली साथ में थे, और वो जो साथ में जो वो इकट्ठा जो पूरी ज़मीन बनाते थे उसको इन्होंने पैंजिया नाम दिया था। तो ऐसा वो सोच रहे थे, पर क्योंकि वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे इसलिए उन्हें ये भी पता था कि सिर्फ उनके कह देने से तो नहीं हो जाएगा ना, आफ्टर ऑल उन्हें प्रूफ लाना होगा। साइंस प्रूफ पे होती है, एविडेंस पे होती है ना, ऐसी तो नहीं हो सकता मैं ऐसा सोचती हूँ बोल, साइंस ऐसे चलती नहीं। आपकी हाइपोथेसिस हो सकती है, आपका अंदाज़ हो सकता है, मगर आपको उसको प्रूव करना होगा, या मतलब या तो आपकी हाइपोथेसिस सही निकलेगी या गलत निकलेगी, पर जो भी हो आपको कुछ साइंटिफिकली सीखने को मिलेगा, ठीक है ना, या सही तो सही, या कम से कम ये पता चल जाएगा कि ये बात नहीं है या ये बात है, ठीक है। सो वो प्रूफ लाना, वो एविडेंस लाना बहुत ज़रूरी होता है साइंस में, और ये अल्फ्रेड जी को मालूम था। तो उन्होंने अपनी खोजबीन और रिसर्च चालू की। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि देखो ये बात कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स या काफ़ी हद तक, मतलब जैसे उदाहरण के तौर पर ये दो एक साथ फिट हो रहे हैं, ये अपने आप में एक सबूत है, एक एविडेंस है, मान सकते हैं हम कि ये इत्तेफाक नहीं है। जैसे कोई बिस्किट का टुकड़ा और उसको हमने तोड़ दिया, उसके दो टुकड़े हो गए, तो उसके जो सिरे होंगे जब उनको वापस लगाएंगे तो वापस बिस्किट एक जैसा एक पीस में आता हुआ दिखेगा ना, है ना। तो कोई इत्तेफाक थोड़ी है, वो टूटा था इसीलिए तो वापस जुड़ भी जा रहा है एग्जैक्टली वैसे ही दो पीसेस के साथ। तो उन्होंने कहा कि ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये ज़रूर हुआ होगा, ज़रूर वो एक रहे होंगे सारे कॉन्टिनेंट्स, इस पर टूटे होंगे, इसलिए आज भी ऐसे लग रहा है कि हम उन्हें वापस जोड़ सकते हैं एक जिक्सॉ की तरह। तो ये उन्होंने ये माना कि ये सबसे पहला सबूत होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो है कि जो कोस्ट लाइन्स हैं, कोस्ट लाइन्स यानी जो सिरे हैं, जो समुद्र के किनारे हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के, वो एक जिक्सॉ पजल की तरह हम साथ में मिला सकते हैं। तो ये एक बात है कि वो जो फिट कर रहे हैं सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ, ये हमें बताता है कि ज़रूर वो शायद एक साथ ही रहे होंगे पहले। तो ये उन्होंने अपना पहला सबूत पेश किया। पर ऑब्वियसली वो वहाँ रुके नहीं, आगे उन्होंने सोचा कि क्यों ना अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, जो पहले पाए जाते थे, मतलब क्योंकि ये सब तो पहले हुआ होगा ना, तो जो पहले जीव जंतु पाए जाते थे उनकी स्टडी की जाए। फॉसिल्स आपने सुना होगा ये शब्द, देखो जो पुराने जानवर जो अब नहीं हैं, उनके कभी पाँव के पंजे या उनकी पूरी शरीर का ऐसे छाप मिल जाता है। तो उन्होंने सोचा देखो वहाँ कुछ हमें शायद इस रहस्य का कुछ सुलझ पाए ये बात। तो उन्होंने वो स्टडी करना शुरू किया, और जब वो स्टडी करने लगे तो पता क्या चला, ये एक जानवर उनको दिखा, ठीक है। और ये जानवर जो उनको दिखा वो यहाँ पे भी था, साउथ अमेरिका के निचले हिस्से में भी उसके फॉसिल्स मिले, और अफ्रीका के निचले हिस्से में भी उसके फॉसिल्स उनको मिले, ठीक है। तो अब देखो ये जो जानवर था मेसोसॉरस उसका नाम था, ये एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल था। फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी में रहने वाला, और रेप्टाइल आपको पता है, हमने पहले कहानी कमिंग ऑफ लाइफ में इसके बारे में बात की। देखो वो जानवर जो एग शेल्स बनाने लगे थे तो ज़मीन पे अंडे देने लगे थे और अपनी उनकी स्किन ड्राई रहती थी, सो वो रेप्टाइल्स, तो ये उस प्रकार का रेप्टाइल था, और ये फ्रेश वाटर मीठे पानी का रहने वाला। अब इसके अवशेष यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले। अब इतना बड़ा समुंदर क्रॉस करके तो गया नहीं होगा, सॉल्ट वाटर में वैसे ही मर जाता। यस, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक ही टाइम पे पृथ्वी पे कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे ये जानवर भी आया और ये भी आया, यहाँ पे भी आया, मतलब जो भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है, बिकॉज ऐसे कैसे हो सकता है ना, हर जानवर को रहने के लिए एक तरह का वातावरण चाहिए, एक तरह के डाइट चाहिए।
तो वो एक ही टाइम पे दो इतनी दूर दूर वाली जगह पे मौजूद थी. इट्स डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट. व्हाट इज़ मोर लाइकली, जो ज़्यादा संभव है, कि ये दोनों एक्चुअली ज़मीन के टुकड़े एक साथ ही रहे हों. इसलिए ये जानवर यहाँ था तो वहाँ भी था. फिर किसी वजह से वो दो टुकड़े अलग अलग हो गए, तो वो जानवर जो उस टुकड़े के साथ गए वो उधर चले, जो इस टुकड़े के साथ रहे वो इधर रह गए. ठीक है ना. ये हम इमेजिन कर सकते हैं, है ना. अभी भी हो सकता है ये बात, ये हम अभी भी इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है. एक ज़मीन का टुकड़ा हो तो इधर की चीज़ इधर रह गई, उधर की उधर रह गई. दोनों ही तरफ थी, इसलिए दोनों तरफ उसके अवशेष मिल रहे हैं. तो ये एक एविडेंस उन्हें मिला कि देखो ये जानवर यहाँ भी दिख रहा है, वहाँ भी दिख रहा है. और कमाल की बात ये है कि उन्हें सिर्फ ऐसे एक नहीं, उन्हें ऐसे अलग अलग जानवर दिखाई दिए, मतलब उसके फॉसिल्स उनको पता चले. जैसे कि ये वाला जो जानवर है, साइनोनेथस इसका नाम है, ये वाले की मैं बात कर रही हूँ. तो इसको देखो आप, ये इसकी साउथ अमेरिका में भी मिला और ये अफ्रीका में भी मिला. कितनी कमाल की बात है. आपको दिख रहा है इसका बैंड, ये यहाँ भी है. ठीक उसी तरह से ये वाला जो, ये इसके बारे में तो हमने बात की, मेसोसॉरस के बारे में हमने बात की. एक और जानवर जो उन्हें पता चला, जिसकी फॉसिल उनको मिली, वो थी लिस्ट्रोसॉरस. दिख रहा है ये वाला. अब इसको देखो, ये थोड़ा अफ्रीका में भी थे, थोड़े इंडिया में भी थे, और कमाल की बात है कि इनके फॉसिल्स अंटार्कटिका में भी मिले. सोचो जरा ये कैसे होगा, कैसे हो सकता है ये सब, ये इतना दूर है ना. उसी तरह उनको ये एक प्लांट भी मिला, मतलब उसके फॉसिल. ग्लोसोटेरस फर्म, ये ग्रीन वाला बैंड देखते हैं. अब देखो ये इसके हम लोगों को, इनको अफ्रीका में भी मिले, और ये ऑस्ट्रेलिया में भी मिले, और यही साउथ अमेरिका में भी मिले. सो ये जो एक ग्लोसोटेरस फर्न थी, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यहाँ तक. तो ऐसे इतनी दूर कैसे हो सकता है. इतने सारे समुद्रों के जो बीच में पड़ रहे हैं उस सबको क्रॉस करते हुए कैसे कोई जीव जंतु, कैसे कोई पेड़ एक लैंडमास से दूसरे लैंडमास ट्रैवल तो कैसे किया होगा, और एक ही टाइम पे सब जगह कैसे हो गए होंगे. जितनी बार वो ये जब एविडेंस देखते थे, उतनी बार उन्हें लगता था कि नहीं, इसका कारण होगा यही कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स असल में साथ में थे. इसीलिए ये एक जानवर ये यहाँ सब जगह पाया जाया, क्योंकि ये सब पास पास थे. आज हमें लगता है कि अफ्रीका और इंडिया और ये अंटार्कटिका बहुत दूर हैं, और हैं मतलब, मगर एक टाइम पर ये शायद पास पास में थे. इसलिए यहाँ पे ये जानवर दोनों जगह पाया जाता था, या ये पेड़ इतनी सारी जगह पाया जाता था. तो ये एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एविडेंस उन्हें मिला फॉसिल्स का, कि प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स हमें मिल रहे हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे मिल रहे हैं, इतने दूर दूर के कॉन्टिनेंट्स पे मिल रहे हैं, और उसके पीछे और कोई संभावना नहीं दिख रही है एक्सेप्ट कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स साथ में रहे हों. इसीलिए वो जानवर या वो पेड़ इतनी जगह फैल सके. ठीक है. सो ये उन्होंने अपना सेकंड एविडेंस माना, फॉसिल कोरिलेशन, कि हमें फॉसिल्स जो मिल रहे हैं अलग अलग पत्थरों पे, अलग अलग ज़मीन पे, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, ये हमें बताता है कि ज़रूर ये कॉन्टिनेंट्स साथ में रहे हों. ठीक है. अब यहाँ तक पहुँचते उन्हें ऑब्वियसली बहुत थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा अपनी थियोरी पे. उन्हें लगने लगा कि हाँ वाकई एविडेंस मिल रहा है, इसमें पीछे कुछ है, मतलब ये ऐसे ही नहीं है, सच में ऐसा ही कुछ हुआ होगा, है ना. तो उनका बहुत ढांढस बना, उन्हें बहुत इनकरेज्ड फील किया, और अपनी रिसर्च उन्होंने और आगे जारी रखी, है ना. उन्हें लगा कि अगर ये एक क्लू मिला है तो शायद ऐसा कोई और क्लू और कोई एविडेंस भी मिले. तो उन्होंने अपना काम जारी रखा. देखो इतने से उन्होंने संतोष नहीं किया. अगली चीज़ जो उन्होंने स्टडी करनी शुरू की वो थी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, यानी पत्थर या पहाड़ जिन पत्थरों के बने होते हैं, क्योंकि पत्थर अलग अलग किस्म के होते हैं, उनकी बनने की प्रक्रिया अलग होती है. तो उन्होंने सोचा कि मैं पत्थर देखता हूँ, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की पत्थर, शायद उसमें मुझे कुछ मिल जाए. और वैसे ही हुआ. जब उन्होंने पत्थरों और पहाड़ों की पढ़ाई करनी शुरू की तो उन्हें पता लगा कि अरे
ये क्या बात है, ये जो नॉर्थ अमेरिका के इस सिरे में जो तरह के पहाड़ हैं या जिस तरह के पत्थरों पे बने हुए पहाड़ हैं, वही टाइप के पत्थर हमें यहाँ यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड में मिल रहे हैं, और यहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ यानी अपने जो नॉर्वे, स्वीडन वगैरह है वहाँ। अब ये कैसे हो सकता है? एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ हुआ पृथ्वी पर और एग्जैक्टली उसी टाइम पर एग्जैक्टली उसी तरह के पत्थर तीनों जगह बनने शुरू हुए। ज़्यादा मुमकिन लाइकली नहीं है ये बात, उससे कहीं ज़्यादा पॉसिबल ये है कि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी। तो क्योंकि ये सब जुड़े हुए थे तो एक ही तरह के पत्थर और पहाड़ बन रहे थे, और फिर किसी वजह से जब वो अलग अलग होने लगे तो कुछ पहाड़ यहाँ रह गए, कुछ पहाड़ उधर चले गए वगैरह, मगर थे वो सब एक साथ, इसीलिए एक टाइम पर एक तरह के पत्थर वहाँ बने हुए, ऐसे हमें पता चल रहा है। तो ये एक और उन्हें एक एविडेंस मिली एल्फ्रेड जी को कि चलो मतलब ये भी एक तरीका हो सकता है इस बात को समझने का। तो उन्होंने एक और सबूत पेश किया कि ये जो हमारे को जो पत्थर वगैरह दिख रहे हैं, रॉक्स एंड माउंटेन कोरिलेशन, क्योंकि ये रॉक और माउंटेन एक तरह के हैं, तो ये भी हम मान सकते हैं कि दिस इज़ वन मोर एविडेंस कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो शायद जुड़े हुए थे। जैसे एक जानवर और एक तरह का पेड़ अलग अलग जगह बार बार दिख रहा है, वैसे ही एक तरह के पत्थर अलग अलग जगह बार बार दिख रहे हैं, तो शायद वो सब जुड़ी हुई थी जगह, इसीलिए ऐसे हो रहा है। तो उनको अच्छा ही लगा होगा ये एविडेंस मिलके, बट जैसे हम कुछ जानते हैं अब तक हम उनके बारे में कि वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, इसलिए उन्होंने अपनी रिसर्च यहाँ भी नहीं रोकी, फिर वो और एविडेंस ढूंढते रहे। तो अब उन्होंने क्या चीज़ की पढ़ाई की या क्या चीज़ की तरफ उनका ध्यान गया? पास्ट क्लाइमेट डेटा। पहले के लाइफ फॉर्म्स देख लिए, पहले के रॉक्स देख लिए, पहले का वातावरण भी देख लेते हैं, है ना, शायद उसमें कुछ पता चले। तो जब वो क्लाइमेट की स्टडी करने लगे तब उन्होंने एक चीज़ पे खास ध्यान दिया, वो थे ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स आपको पता है बहुत ठंडी जगह पहाड़ों वगैरह पे होते हैं ना, जहाँ पे पानी भी फ्रीज़ कर जाता है। सो ग्लेशियर्स आर लाइक ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस, ठीक है ना, एंड दे मूव। वो नदी के पानी की तरह तो फ्लो नहीं करते क्योंकि है वो सॉलिड फॉर्म, बट वो मूव करते हैं, और जब वो मूव करते हैं तो जो नीचे के पत्थर होते हैं उस पर वो इस तरह के निशान छोड़ जाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ग्लेशियल स्ट्राइएशंस, ठीक है। सो ये जो निशान थे, अगर हमें ये कहीं पत्थरों पे या ज़मीन पे मिल रहे हैं तो हम इस बात का काफ़ी अच्छे से अंदाज़ लगा सकते हैं कि यहाँ कभी तो ग्लेशियर्स रहे होंगे, उसके बिना ये निशान यहाँ रहना मुमकिन नहीं है, ठीक है। सो ये उनको पता था, ये उनका ध्यान था इस बात पर। उन्होंने स्टडी किया कि आखिर ये ग्लेशियर स्टायरेशंस कहाँ मिल रहे हैं, तो पता है उनको कहाँ मिले। ये जो ब्लू आप देख रहे हो ना, जैसे ये साउथ अमेरिका का ये पूरा हिस्सा और ये अफ्रीका का बीचों बीच का हिस्सा। अभी कमाल की बात ये है कि ग्लेशियर्स कहाँ होंगे? जहाँ बहुत ठंड हुई है ना, बर्फ़ है आफ्टर ऑल। और ये जो है एरिया साउथ अमेरिका, ये इक्वेटर के पास के एरिया हैं, और इक्वेटर के पास बहुत गर्म होता है, आपको पता है। तो इक्वेटर के पास अगर ये एरिया हमेशा से थे तो वहाँ ग्लेशियर बने ही कैसे होंगे, है कि नहीं। पर ग्लेशियर्स यहाँ थे, ये बात पक्की है। क्यों? क्योंकि वो निशान यहाँ मिले हैं ग्लेशियर्स के। तो अगर यहाँ कभी ग्लेशियर रहे होंगे तो इसका मतलब यही हो सकता है कि ये कॉन्टिनेंट्स इक्वेटर के पास नहीं थे उस वक्त, ये शायद पोल्स की तरफ थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मालूम है बहुत ठंड, जहाँ सबसे ज़्यादा ठंडक वहाँ होती है हमारी पृथ्वी पे। तो ये बहुत मुमकिन है कि ये जो एरियाज़ हैं, ये जो कॉन्टिनेंट्स के हिस्से हैं, ये पोल्स की तरफ रहे होंगे, क्योंकि वहीं इतनी ठंड हो सकती थी जहाँ पे ग्लेशियर्स बन सके। अब वो यहाँ पर है, इसलिए यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है अब, अगर वो उस टाइम के ग्लेशियर के निशान है, तो ये एक और तरीके से हमें एक सबूत मिलता है कि ये जो आप कॉन्टेंट आज जहाँ देख रहे हो यहाँ वहाँ हमेशा से नहीं थे, पहले ठंडी जगह पे थे। फिर उनको एक चीज़ और मज़ेदार दिखी, उन्होंने कोल है ना, कोयला, उसके ऊपर ध्यान दिया कि कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो कोल क्या है, बनता कैसे है? उसको बनने के लिए मतलब जो बहुत घने जंगल, जहाँ बहुत पेड़ हों, जीव जंतु हों,
ऐसी जगह चाहिए होती है, क्योंकि वो जब मरते हैं और मिट्टी के अंदर दबते रहते हैं हज़ारों हज़ारों मिलियन ईयर्स बिलियन ईयर्स, तो वो धीरे 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 कोयले में बदल जाते हैं। तो इतना हम कह सकते हैं कि अगर कहीं पे आज कोयला मिल रहा है तो हज़ारों 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 साल पहले वहाँ पे बहुत ही घने जंगल रहे होंगे। उसके अलावा उसके बिना कोयला मिल पाना नामुमकिन है। तो देखें आजकल हमें कोयला कहाँ मिलता है, ये देख रहे हैं आप, ये जो निशान दिख रहे हैं ना, यहाँ पे कोयला मिलता है, ठीक है। आज ये है अंटार्कटिका, बिल्कुल ठंडी जगह, मतलब वहाँ तो एक पत्ती नहीं उगती, इतना घना जंगल उग सकता है, अभी तो नहीं उग सकता, मगर अगर वहाँ कोयला है मतलब वहाँ कभी तो घना जंगल रहा होगा, और अगर वहाँ कभी घना जंगल था तो शायद अंटार्कटिका कभी इधर साउथ पोल नहीं मगर थोड़ा ऊपर इक्वेटर के पास रहा हो, क्योंकि वहाँ की गर्मी मिली होगी तो ही तो इतने सारे प्लांट्स वगैरह, इतना बड़ा जंगल आ पाया होगा, है कि नहीं। तो ये जो सारी जगह हैं, काफ़ी इनमें से जो जगह हैं बड़ी ठंडी जगह हैं, यहाँ पे उस तरह का घना जंगल आज होने की बहुत कम गुंजाइश है। मगर फिर वही बात कि ये इस टाइम की बात है, मगर उस टाइम क्योंकि कोयला बनने में बहुत टाइम लगता है, तो वो जंगल तो हज़ारों हज़ारों करोड़ सालों पहले हुए होंगे, और वो 100% हुए होंगे, नहीं तो कोयला कहाँ से आ रहा है। तो ये सारी जो जगह हैं आज चाहे ठंडी जगह हो, मगर उस टाइम पे शायद ये गर्म जगह थी, मतलब इनकी पोजीशन कहीं और रही होगी, इक्वेटर के आसपास रहे होंगे, है ना। तो ये एक और एविडेंस मिलता है कि जिस प्रकार से हमें जो क्लाइमेट का डेटा मिल रहा है, या हमें उससे समझ में आ रहा है कि जो आजकल जो कोल जहाँ मिल रहा है वो ठंडी जगह पे मिल रहा है, मगर वो ज़रूर गर्म जगह रही होंगी पहले। और उसी प्रकार से जहाँ हमें आज ग्लेशियर्स मिल रहे हैं जो आज गर्म जगहों में मिल रहे हैं, तो वो ज़रूर ठंडी जगह रही होंगी, यानी उनकी पोजीशन अलग रही होगी, है ना। तो ये एक और एविडेंस जैसा हमारे सामने आ जाता है, यानी अल्फ्रेड जी के रिसर्च की वजह से हमारे सामने आता है, उन्होंने हमारे सामने रखा। तो ये सब जब उनको ये सारी पक्के से सबूत मिले तो उन्होंने एक किताब छापी, ठीक है। इस किताब का नाम था, देखो, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। और इस किताब में उन्होंने द थियोरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये थियोरी उन्होंने सामने रखी, जिसमें अभी आज देखो वो 1930 में गुजर गए, ठीक है। तो 1930 में गुजर गए, मतलब 100 साल के आसपास हो चुका है उन्हें गुजरे। तो तब की साइंस और टेक्नोलॉजी क्या रही होगी और आज की क्या है ना। फिर भी उन्होंने अपने टाइम की जितनी उनके पास जितनी भी साइंस और टेक्नोलॉजी मौजूद थी उसकी बेसिस पे उन्होंने इतना काम किया, इतना रिसर्च किया और ये थ्योरी सामने रखी। और उनके बाद जितने और साइंटिस्ट आए हैं उन्होंने उस थ्योरी को बढ़ाया है आगे, और आज जो हमारे पास टूल्स और इक्विपमेंट और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी बेसिस पर उन्होंने उस थ्योरी को और आगे लेकर गए हैं। तो आज हम थोड़ी और कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि हाँ वाकई अल्फ्रेड जी जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे शायद। करीब देखो इसमें लिखा 200 मिलियन ईयर्स पहले इस तरह से शायद सब इकट्ठा थे सारे कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, पैंजे की तरह। फिर जैसे धीरे 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 हमें पता है प्रकृति के जो चेंजेस होते हैं बहुत धीरे होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं मगर बहुत धीरे धीरे होते हैं। तो देखो धीरे 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 कॉन्टिनेंट्स अलग होने लगे। इस बात को आज के साइंटिस्ट थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने लगे हैं, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारी और जानकारी है, हमारे पास बहुत सारे और तरीके हो गए हैं इस बात को समझने, स्टडी और रिसर्च करने के, है ना। मगर ये जो सारा काम है, ये जो सारी बात सामने रखी, इसका श्रेय उनको ही जाता है, ठीक है। एक प्रॉब्लम फिर भी रह गई अल्फ्रेड जी के सामने कि हालांकि उन्होंने इतने सारे सबूत तो पेश किए कि ये ऐसे रहा होगा, ऐसे रहा होगा, इस वजह से उस वजह से, मगर वो ये नहीं पता लगा पाए या हमें समझा पाए, खुद समझ पाए कि आखिर ये हुआ कैसे होगा। एक बार के लिए मान भी लो कि सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे और फिर अलग अलग हुए, मगर कैसे, मतलब कॉन्टिनेंट खिसकाना कोई एक पेंसिल खिसकाने जैसी बात तो है नहीं। आफ्टर ऑल इतना भारी भरकम कॉन्टिनेंट इधर से उधर जाते कैसे हैं, क्या होता है। इस सवाल का जवाब अनफॉर्चुनेटली अल्फ्रेड जी भी नहीं दे पाए उनके जीते जी। इसका एक नतीजा ये हुआ कि उनकी जो बताई हुई पूरी थ्योरी थी उसके ऊपर लोग
पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सके, है ना, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि ये सब होता क्यों है. कुड नॉट रियली गिव अ सोल्यूशन और आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. सो बस उस वजह से उनकी जो पूरी थियोरी थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरह अपनाई नहीं गई, जो एक्चुअली एक अनफॉर्चुनेट बात है. बिकॉज नाउ आज हम बहुत कुछ और जानते हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा विश्वास है उस थ्योरी पर, और उनके काम की बुनियाद पर ही आज बहुत सारे साइंटिस्ट ने आगे काम किया है. सो दे आर एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल टू हिम टुडे, बट एट दैट पॉइंट he was finding it difficult to convince people because he could not answer that question that after how did this happen, even if it did happen. Even so उन्होंने अपना काम कभी रोका नहीं. देखो ओके, वो नहीं मायूस हुए होंगे, पता नहीं बुरा लगता भी होगा कभी उन्हें, जो भी हो वो अपने काम पे से पीछे नहीं हटे. एंड इनफैक्ट उनकी डेथ भी उनके काम करते करते ही हुई. वो ग्रीनलैंड में थे, काम कर रहे थे, एंड दैट्स फुल ऑफ स्नो राइट, दैट एरिया. तो वहीं उनकी डेथ हो गई, और कुछ टाइम बाद उनको वहाँ बर्फ़ पे मतलब उनकी बॉडी मिली, और आज उनकी मेमोरी में वहाँ पे ऐसा एक क्रॉस का सिंबल है which we can visit and pay our respects if we want to, like, because that is where he is buried today. So even after such a long time, people do remember him, respect him, value him, because he did a tremendous amount of work and with limited resources. And शायद उन्हें कभी अकेला भी लगता होगा कि उनकी बात को कोई पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहा था, बट उन्होंने छोड़ा नहीं. देखो है ना, अपनी बात को उन्होंने जितना अच्छे से वो कर सकते थे उसको समझा और हमारे सामने पेश किया, और आज वो कितना हम उसको सच मानने लगे हैं और अच्छे समझने लगे, राइट. सो दिस इज़ लाइक अ मेमोरियल फॉर हिम दैट हैज़ बीन क्रिएटेड. सो लाइक आई सेड, ब्यूटीफुल स्टोरी सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें बताती है कि हमारी पृथ्वी का रूप पहले, लैंड का रूप पहले कैसा था और अब कैसा है, और इसके पीछे का पूरा रहस्य. ऑल्सो मे बी अ स्टोरी ऑफ ग्रेट करेज एंड इंस्पिरेशन, है ना, कि इन्होंने इतना कुछ किया, छोड़ा नहीं. जिस प्रश्न के पीछे वो लगे रहे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने उसको सॉल्व करने में दी, है ना. एंड टुडे वी आर ऑल वेरी ग्रेटफुल टू हिम. चलिए, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. आई होप यू लाइक दिस लिटिल स्टोरी विच हैज़ सो मच टू टेल अस. ठीक है, विल टॉक अगेन अनदर टाइम. बाय.